तो चलिए यूपी बोर्ड के बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम वर्ष 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को एक बार सॉल्व करेंगे। अब हो गया, जो प्रश्न पूछ देगा दोबारा पूछेगा नहीं बच्चों, जो प्रश्न एक बार पूछ देता है कम संभावना रहती है कि उस प्रश्न को पूछा जाए। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सामाजिक विज्ञान में हर साल उन टॉपिकों पर सवाल आता है, इसलिए मैं कहूँगा इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, जरूर याद कीजिएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला 5 से 7 मिनट का, और इसको लिख जरूर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य एजुकेशन, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करें, पीडीएफ दे सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है कक्षा 9वीं का, लेकिन हर साल बोर्ड पेपर में पूछता है। तो आपके ऑप्शन ए 70-88 में, ऑप्शन बी 70-89 में, ऑप्शन सी 16 ईस्वी में, ऑप्शन डी 70-87 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70-89 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को माना जाता है, जो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। हिटलर जो है जनवरी से वो भी संबंधित था, लेकिन उसको एक तरह से तानाशाही शासन के रूप में जाना जाता है, वो भी जर्मनी से संबंधित है। मुसोलिनी जो है वो इटली से संबंधित है। ये जर्मनी से हिटलर और इटली से मुसोलिनी, इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था। योगदान मतलब यह बहुत ज्यादा तबाही मचाया था, तबाही मचाने में ना, तो लोगों को मारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। बहुत एक कट्टरपंथी के लोग थे मुसोलिनी और हिटलर। मुसोलिनी का तो नाम कम सुनोगे, लेकिन हिटलर का ज्यादा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जमशेदपुर में सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। लौह का मतलब हुआ लोहा, इस्पात का मतलब हुआ स्टील, यानी लोहे से स्टील बनाना, इस तरह की चीजें का जो फैक्ट्री है सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? सबसे पहले जो है जमशेदपुर में किया गया था, क्योंकि वहाँ पर पानी भी था, बिजली भी था, कोयला भी था, लोहा भी था, सब वहीं पर कच्चा मटेरियल मिल जाता था, इसलिए वहाँ पर संयंत्र को स्थापित किया गया था। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1944 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो ऑप्शन ए 1944 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। 1944 में, 1945 में आईएमएफ की स्थापना किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, विश्व में महा आर्थिक मंदी कब आई? इस तरह से देखो, आर्थिक महामंदी आई, जिसको ग्रेट डिप्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, जिस वजह से लोग बेरोजगार होते थे, अपने गले में इस तरह से बैनर करो, पोस्टर लगा के घूमते थे। क्या कहते थे? आई वांट टू अ डिसेंट जॉब, मुझे कोई भी एक जॉब दो तो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, लोग इस तरह से बेरोजगार लोग घूमते थे। अब को यार दिखने में तो बेरोजगार दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कोट वोट पहना है। तो वो समय सर्दियों का मौसम था, तो वहाँ पर यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में ज़्यादा करके ठंडी रहता है, इस वजह से वहाँ के लोग क्या कोट ही पहनते हैं, गर्म कपड़े ही इसलिए पहनने तो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो विश्व में आर्थिक महामंदी या आर्थिक मंदी कब आई? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो सही उत्तर है 1929 में आर्थिक महामंदी आई। चलिए चलिए आपके सामने जो है छठवां प्रश्न, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? या कॉर्न लॉ की जगह जो है मकई कानून भी कह सकते हो। कॉर्न का मतलब हुआ मकई, जो भुट्टा होता है ना, पीले रंग का भुट्टा, जोनहर भी कहीं बोलते हैं, कहीं पर मकई बोलते हैं, कहीं पर भुट्टा बोलते हैं, जो भी कह लो। तो जो कॉर्न लॉ था वो किस देश से संबंधित था? मकई कानून। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से कॉर्न लॉ कानून संबंधित था। सातवां प्रश्न, हिंदी है क्या राज्य भाषा? ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा और ऑप्शन डी क्षेत्रीय भाषा। तो राज्य भाषा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा भी नहीं, एक राज्य भाषा के रूप में राज नहीं, ऑप्शन ए राज्य भाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, चलिए, जनसंघ की स्थापना कब हुई?
एक तरह से जनसंघ नाम की पार्टी थी जो आगे चलते बदलते बदलते बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती ना, पहले इसका नाम जनसंघ था। तो इसमें थोड़ा सा अलग रूप था, अलग इसके संस्थापक रहे, तो इसको जनसंघ के अखिल भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी वर्ष 2014 और ऑप्शन डी 1990। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951, अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन ए जनमत से, ऑप्शन बी राजनीतिक दल से, और ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन से, और ऑप्शन डी बहुमतों का शासन से। तो लोकतंत्र में किसका संबंध नहीं है? तो बहुमतों का शासन, यानी कभी भी लोकतंत्र में बहुमत का शासन नहीं होता है। आपको गया किसी बात करते हो, बहुमत जिस पार्टी को होगा उस पार्टी का क्या होता है, उस पार्टी को जो है सरकार बनाने का मौका मिलता है। भले ही आप सरकार बना लो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी सीटें होती हैं वो आरक्षित होती है अल्पसंख्यकों को, और बाकियों को भी होता है। एक तरह से एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो सामान्य कानून होता है, उस सामान्य कानून पर बनाने के लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अलग तरह का कानून बनाना चाहते हो तो उस पर विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत से ज़्यादा होता है। तो इसलिए से कभी भी बहुमत का शासन नहीं होता है। ठीक है, इनका शासन हो सकता है, बहुमत का शासन लोकतंत्र में नहीं होता है। जो देश लोकतंत्र होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ बहुमत का शासन ना हो, सभी का शासन हो। बहुमत का मतलब क्या है? 100 की आबादी है, 70 एक और हो जाए, 30 एक और हो जाए, क्या 30 को फेंक दोगे क्या? 70 का ठीक है कानून बनाओ, लेकिन इन 30 को देखकर आप कानून बनाओगे। उसके लिए जो विपक्ष का जो नेता होता है, जो विपक्षी दल होते हैं, जो विपक्षी लोग होते हैं, वो उन 30 की बात उठाते हैं, उन 30 की समस्याओं को आलोचना करते हैं। ठीक है, समस्याओं की आलोचना कर उस पर सरकार का ध्यान करते हैं। तो बहुमत का शासन कभी भी लोकतंत्र में नहीं होता है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एक बात बता दूं, बहुमत का शासन जो है व्यवहारिक रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हर लोकतांत्रिक देश आता है कहीं भी उसके यहाँ बहुमत का सिर्फ शासन ना हो, अल्पसंख्यकों का भी शासन हो, उनकी भी भागीदारी हो सरकार और राज्य में। ठीक है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा में, और ऑप्शन डी स्थानीय सभा में। तो देखो बच्चों, वर्ष 2023 में नारी शक्ति अधिनियम इस तरह से पारित हुआ था, जिसके तहत वर्ष 2019 के चुनाव से महिलाओं को भी लोकसभा राज्यसभा में एक तरह से कहीं ना कहीं उनको जो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अभी तक है नहीं, कानून बन गया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो स्थानीय संस्थाओं में अभी तक महिलाओं को क्या आरक्षण मिला हुआ है। तो ये रहे 10 ऐसे प्रश्न जिनको याद कर लीजिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।